क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में होती है। देखिए, कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। हमारे शरीर की सारी संरचना कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। श्वसन, पोषण, वृद्धि जैसी सभी क्रियाएं कोशिका में ही होती है। एक कोशिकीय जीव में ही कोशिका पूरा काम करती है। ठीक है? इसलिए कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। अगर ये बात क्लियर हो गई है, तो आधा सेल चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ताकि हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से लिया गया है। सेल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन में सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कि हॉलो रूम। रॉबर्ट कुक ने जब 1665 के अंदर कॉर्क, यानी कि जो पेड़ था उसके छाल, कॉर्क के पेड़ की जो छाल थी, वहाँ पर उसने इस मृत कोशिका को देखा था और यह उसे छोटे-छोटे कमरे जैसे दिखाई दिए थे। उन्हीं संरचनाओं को सेल नाम दिया गया, इसलिए सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। एक बात आप हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, एग्जाम में लैंग्वेज पूछ ली जाए तो यहीं से नंबर कटते हैं, इसलिए याद रखें लैटिन भाषा से ये शब्द लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मृत कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1665। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। यह खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा था। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कॉर्क यानी जो पेड़ था उसके छाल में उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, कॉर्क मृत पौध कोशिकाओं से बना होता है। यहीं से कोशिका विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। ईयर याद नहीं रखा तो स्टूडेंट्स एसएससी सीधे फंसा देगा, इसलिए आप ईयर का जरूर ध्यान रखें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने 1674 में तालाब के पानी का अध्ययन किया और उन्होंने पहली बार जीवित सूक्ष्म जीवों को वहां देखा था। ये स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाएं थी। इसी कारण इन्हें सूक्ष्म बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आपने हुक और ल्यूवेनहॉक को मिक्स किया तो नंबर आपके कट सकते हैं। तो आप ये याद रखें कि मृत कोशिका की खोज हुक ने करी थी और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये दोनों अलग-अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्लाइडन और श्वान। कोशिका सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने दिया था। ये सिद्धांत 1838-1839 में दिया गया था। इसके अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी पौधे और जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, बाद में बिरचो ने इसका तीसरा नियम जोड़ा था। ठीक है? नेम्स और ईयर ये एसएससी का सबसे फेवरेट कॉम्बो है, तो इसे एकदम अच्छे से आप अपने दिमाग में लॉक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, ऑमनिस सेल्यूला इस सेल्यूला कथन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। यह कथन रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। कोई भी कोशिका अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। यह सिद्धांत कोशिका विभाजन पर आधारित है। इसे सेल थ्योरी का तीसरा नियम कहा गया है। ठीक है, और एसएससी इसी लाइन को घुमा फिरा कर में पूछता है, इसलिए इसे सीधा याद रखो आप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अमीबा। एक कोशिकीय जीव वह होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। अमीबा में वही एक कोशिका सभी काम करती है, जैसे कि श्वसन का कार्य, पोषण का कार्य, उत्सर्जन, ये सभी काम एक उसी कोशिका द्वारा होता है। इसलिए अमीबा को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें कार्य का विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुकोशिकीय जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, सही आंसर इसका कार्य का विभाजन। जब एक से ज़्यादा कोशिकाएं होंगी तो कार्य का विभाजन भी हो जाएगा। जैसे कि
बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं। इन जीवों में हर कोशिका अलग-अलग काम करती है। इसे कार्य का विभाजन कहा जाता है। इसी कारण शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य और पौधे इसके एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? डिवीज़न ऑफ लेबर आया मतलब समझो बहुकोशिकीय। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? सेल वॉल का मुख्य कार्य होता है कोशिका को सुरक्षा और आकार देना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आप इस बात को हमेशा याद रखें, जैसे कि हमारे घर को सुरक्षा दीवारें देती हैं, उसी प्रकार कोशिका भित्ति ये भी एक सेल वॉल है और यह कोशिका को सुरक्षा देती है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। यह कोशिका को मजबूती भी देती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है? तो पादप कोशिका में अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, पादप कोशिका में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कोशिका भित्ति। ठीक है? यह एक निर्जीव संरचना होती है। स्टूडेंट्स आप हमेशा एक बात को याद रखें, प्रोटेक्शन प्लस शेप बराबर क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज से। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। इसी वजह से पौधे मजबूत और सीधे खड़े होते हैं। इसलिए आज के बाद जब कभी भी आप किसी पौधे को या पेड़ को एकदम सीधा खड़ा हुआ देखें ना, तो आप ये समझने का कोशिश करें कि इसके अंदर एक कोशिका भित्ति है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान कर रही है और इसी के कारण वो सीधा खड़ा है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भी आप याद रखें। ठीक है? जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है? प्लांट में जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है? ये पेयरिंग दिमाग में अच्छे से आप लॉक कर लो, प्लांट मतलब सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 11 बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी कि उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है। यह पादप कोशिका की भित्ति से अलग होती है और कई एंटीबायोटिक दवाएं इसी पर काम करती हैं। यह बैक्टीरिया की पहचान का मुख्य आधार है। एंटीबायोटिक याद आप इस चीज़ को रखें। ठीक है? एंटीबायोटिक्स आप याद रखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कवक यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसलिए काइटिन नाइट्रोजन युक्त एक पदार्थ होता है। यह कवक को मजबूती प्रदान करता है। पादप कोशिका में काइटिन नहीं पाया जाता है, इसलिए फंजाई एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने पादपों के बारे में, इसके साथ ही बैक्टीरिया और कवक इन सब की सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। ठीक है? यानी कि आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखें, प्लांट में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है, फंजाई में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है? और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेल यानी कि लिसा पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, यह क्या कहलाता है? तो ये पदार्थ ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका के अंदर मौजूद जेल जैसा पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी कोशिकांग इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अधिकांश जैविक क्रियाएं यहीं होती है। तो अगर हमें एग्जाम में यहाँ तक पूछ लिया जाए कि अधिकांश जैविक क्रियाएं कहाँ होती है, तो हमारे पास आंसर है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है? और साथ ही अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि सभी कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, तो भी उसका आंसर साइटोप्लाज्म ही होगा। ये कोशिका का जीवित भाग होता है। ठीक है? और साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि नाभिक इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में नाभिक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोटोप्लाज्म में क्या-क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रोटोप्लाज्म में नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों शामिल होते हैं। इसे कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। सभी जीवन की क्रियाएं यानी कि जैविक क्रियाएं इसी भाग में होती हैं। कोशिका भित्ति इसमें शामिल नहीं होती है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है? तो आप याद रखें इसको स्टूडेंट्स, प्रोटो को याद रखेंगे न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है? इसे फॉर्मूला की तरह याद रख लीजिए आप। ठीक है? तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित भाग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं यहीं होती है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, प्रोटोप्लाज्म में नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं। यही भाग श्वसन, पोषण और विभाजन जैसी क्रियाएं करते हैं। यही जीवन का केंद्र होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवित भाग कहा जाता है। तो आपके पास एक कारण आ चुका है यहाँ पर। प्रोटोप्लाज्म को जीवित भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। ठीक है। लिविंग एक्टिविटी जहां भी होगा वह लिविंग पार्ट होगा। स्टूडेंट्स, आप इस लाइन को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झिल्लीबद्ध नाभिक का अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध नाभिक नहीं होता है। इस इनका डीएनए खुला रहता है, नाभिक की झिल्ली से नहीं घिरा होता। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें आदिम कोशिका कहा जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम में हमें यह पूछ लिया जाए किस कोशिका को आदिम कोशिका कहा जाता है, तो आपका यहाँ से भी एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदिम कोशिका कहा जाता है, और इसका सही एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इनमें स्पष्ट नाभिक नहीं होता, इनकी संरचना बहुत सरल होती है। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि अमीबा होता है। इसी कारण इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। एग्जाम में बैक्टीरिया हमें जहाँ भी दिखे ना स्टूडेंट्स, तो आप ये याद रखें कि प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया से प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अपने आप एक ट्रिक जैसा हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यूकेरियोटिक कोशिका की पहचान क्या है? तो ऑप्शन सी झिल्लीबद्ध नाभिक उपस्थित होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध नाभिक नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध नाभिक होता है। ठीक है। इसमें सभी प्रमुख अंग कोशिकांग में ही उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक के अंदर। इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल। पौधों और जंतुओं की कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं। इसी आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप हमेशा इसको याद रखें, क्लियर न्यूक्लियस जहां भी हमको दिखेगा हम यूकेरियोटिक याद रखेंगे, यानी कि क्लियर न्यूक्लियस बराबर क्या होगा? यूकेरियोटिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वृत्ताकार और हिस्टोन रहित। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वृत्ताकार होता है। इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। यह डीएनए नाभिकीय झिल्ली से घिरा नहीं होता। यह कोशिका की आदिम अवस्था को दर्शाता है। इसी पॉइंट से एग्जाम में काफ़ी बार ट्रैप बनता है, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। यानी कि स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखेंगे, सर्कुलर डीएनए प्लस नो हिस्टोन बराबर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रेखिक और हिस्टोन युक्त। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए का आकार था वो वृत्ताकार था और हिस्टोन के बिना था, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वह रेखिक है और हिस्टोन युक्त है। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए रेखिक होता है। डीएनए नाभिकीय झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि इसके ऊपर एक नाभिकीय झिल्ली का कवर होता है। यह उन्नत कोशिका की एक पहचान है। प्रोकैरियोटिक से यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है। यानी कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़े जो डिफरेंस है वो यही है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम के प्रेशर में इस चीज़ को याद रखें कि लाइनर डीएनए हमको जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे हमको प्रोकैरियोटिक नहीं सोचना है। लाइनर का मतलब क्या होगा? यूकेरियोटिक।